नाज़रीन आदाब, मैं हुसैनाई टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सूरत में जेर तामीर पुल मुनहदम, मलबे में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गोपीनाथ मुंडे की हादसानी मौत की सीबीआई जांच का मुतालबा, महाराष्ट्र के बीजेपी सदर ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात। शिमला हाईकोर्ट ने मांगी ब्यास नदी हादसे मामले की रिपोर्ट, आज भी जारी है इंजीनियरिंग तलबा की तलाशी। और दिल्ली में बिजली बहरान के खिलाफ आजादी पार्टी के अरकान असेंबली ने किया मरकजी वजीर हर्षवर्धन के घर के सामने एहतजाज। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, अब खबरें तफसील से। गुजरात के सूरत शहर में आज एक जेर तामीर पुल मुनहदम हो गई है। मलबे में 8 मजदूर फंसे हैं। हुकाम की जानिब से मलबे में फंसे मजदूर को निकालने के लिए कोशिश जारी है। इस हादसे में 3 से 5 मजदूरों के मरने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी यूनिट के सदर देवेंद्र फडणवीस ने आज मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के हमरा मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इन दोनों लीडरों ने आनजहानी गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसाती मौत की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने इस मामले में मुस्बत यकीन दहानी कराई है। देखिए, हमारे स्वर्गीय नेता और महाराष्ट्र के एक बहुत लोकप्रिय जननेता श्री गोपीनाथ जी मुंडे, इनकी मौत के बाद महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मांग थी कि इसकी जांच की जाए, सीबीआई के मार्फत जांच की जाए। उस दृष्टि से आज माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं माननीय नितिन जी गडकरी के साथ जाकर मिला और माननीय राजनाथ जी ने उसके ऊपर सकारात्मक रुख अपनाया है और उन्होंने हमको ये विश्वास दिलाया है कि वो जांच करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त रुख करेंगे लोकसभा का, देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। श्री एस मल्लिकार्जुनैया 10वीं, 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने कर्नाटक के टुमकुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा वे 1991 से 1996 के दौरान 10वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। श्री मल्लिकार्जुनैया 1971 से 1991 तक 4 बार कर्नाटक विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे तथा 1985 से 1991 तक कर्नाटक विधान परिषद के उपसभापति रहे। एक सुयोग्य सांसद श्री मल्लिकार्जुनैया ने कई संसदीय समितियों में सभापति तथा सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री मल्लिकार्जुनैया कई देशों का उन्होंने दौरा किया तथा 1992 में कैमरून गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के वे नेता भी थे। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया। श्री मल्लिकार्जुनैया का निधन 13 मार्च 2014 को टुमकुर कर्नाटक में 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री रामधारी शास्त्री 6ठी लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के पडरौना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री शास्त्री 1969 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी श्री शास्त्री ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और जेल गए थे। श्री रामधारी शास्त्री का निधन 2 अप्रैल 2014 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 88 वर्ष की आयु में हुआ। श्री श्रीश चंद्र दीक्षित लोकसभा के सदस्य थे 10वीं लोकसभा के और उन्होंने उत्तर प्रदेश के
वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि। नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे लोकसभा से, जहां पर लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन लोकसभा से खिताब कर रही थी। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। दिल्ली शदीद बिजली के बहरान से दो चार है। बिजली बहरान को लेकर आज आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के घर के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी अरकान का कहना है कि दिल्ली का इख्तियार मरकज के हाथों में है, इसीलिए दिल्ली के बिजली बहरान के खात्मे के लिए मरकज ही कुछ इकदाम कर सकती है। आम आदमी पार्टी के लीडर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली बिजली बहरान को खत्म करना मरकज की जिम्मेदारी है। यहाँ पर आए थे और हर्षवर्धन जी से मिलने आए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनको याद दिलाने आए थे कि उनकी पार्टी की सरकार बन गई है। उनको याद दिलाने आए थे कि उनकी पार्टी की ही सरकार अब दिल्ली का शासन चला रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दिल्ली में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरह से दिल्ली को चला रही है और केंद्र में तो उनकी सरकार है ही। तो हम याद दिलाने आए थे उनको कि बिजली को लेकर पिछले 15 दिन से, खासतौर से जब से उनकी सरकार बनी है, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली का आम आदमी दुखी है, हर आम आदमी दुखी है कि साहब इतना संकट कभी नहीं देखा बिजली का। इतनी गर्मी दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी और इतनी बिजली की कमी दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि आपकी तो पार्टी की सरकार है सेंटर में, आप व्यवस्था करिए। दूसरी जानिब दिल्ली के बिजली बहरान के लिए मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने साबिका कांग्रेस हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया है। 15 साल दिल्ली में शासन किया, उसके साथ मिलकर यहाँ 49 दिन सरकार चलाते हुए किसी तरह का कोई काम नहीं किया धरने प्रदर्शन के अलावा। उनसे जाकर हिसाब किताब लें, उनसे जाकर पूछें कि 49 दिन तुमने यहाँ राज करने की बजाय, बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने की बजाय, बिजली के ट्रांसफार्मर्स के लिए मीटिंग करने की बजाय प्रदर्शन तुम क्यों करते रहे। और हो जाकर दोनों लोग मिलकर कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि 15 साल दिल्ली में राज किया है, ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया, ट्रांसफार्मर्स अच्छे लगाने पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया। अब इसका सवाल जवाब जो है करने के लिए मुझसे आने का क्या मतलब है। मैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार ने ट्रांसमिशन लाइंस को, इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया और 49 दिन अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। और अब खबर हिमाचल प्रदेश में पेश आए सानहे से जुड़ी। शिमला हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में पेश आए भयानक हादसे की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। 16 जून तक रिपोर्ट दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। याद रहे कि इस हादसे में हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले 25 तलबा बह गए हैं, जिनमें अब तक 5 तलबा की लाशें बरामद हुई हैं। आज दूसरे दिन भी तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। याद रहे कि हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने इस मामले में 2 अफसरों समेत 3 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है और मामले की अदालती जांच का भी हुक्म दे दिया है। इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रदीप ठाकुर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ कुल्लू से जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप ठाकुर, आपके पास क्या जानकारी अपडेट है इस वक्त आपके पास? इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और जी एक यहाँ पर शव बरामद कर दिया गया है। ये सुबह ही को 2 डैम पर उन्हें शव मिला था जी। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा भावना जांच के और बड़े नेता भी यहाँ पर आ सकते हैं, जो इस विषय पर और भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला है। जी जी प्रदीप, हमारी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज मैं सुन पा रहा हूँ आपकी। जी जी प्रदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं सही तौर पे पहुंच पा रही है। लगता है हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। इस हादसे में हलाक होने वाले 4 तलबा की लाशें रात देर गए उधर हैदराबाद लाई गई। लाशों की शनाख्त राम बाबू, विजिता, ऐश्वर्या और लक्ष्मी के तौर पर की गई है। लाशों को वजारत दिफा के खसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद लाया गया। इसी के अलावा
हादसे में बच जाने वाले 24 तलबा भी हैदराबाद पहुंच गए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर खुशी और गम का माहौल देखा जा रहा है। तेलंगाना के वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने हिमाचल प्रदेश में जाए वक़ूफ़ पर राहतकारी के इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना के नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव हिमाचल प्रदेश हुकूमत से मुसलसल राब्ते में हैं। कल जो हादसा हुआ है उस पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएट रात में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और हमारे होम मिनिस्टर साहब को हिमाचल प्रदेश भेजा गया और जब तक ये तमाम बॉडी रिकवर होकर हैदराबाद नहीं पहुंचेगी हमारे होम मिनिस्टर साहब वहीं रहेंगे और हमारे जानिब से हुकूमत की जानिब से तेलंगाना राष्ट्र की जानिब से जो भी उन्हें सहायता चाहिए उन्हें मदद चाहिए वो जरूर की जाएगी। मगर इसके साथ साथ सारे स्टेट में बराबर लोगों में गम पाया जाता है कि उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं तेलंगाना असेंबली, जहां पर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव खिताब कर रहे हैं। తమరు గెలవడం అధ్యక్ష ఒక సందర్భంలో 2009 ఎన్నికల తర్వాత మన మధ్య జరిగిన సంభాషణలో అన్నా నేను తిరిగి ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పిన బాటలో నేను ఒక సందర్భంలో తమరికి నా గురించి సిద్దిపేటలో జరిగిన అనుభవాలు చెప్తే అదే పద్ధతిలో తిరిగి డెఫినెట్ గా నేను భూపాలపల్లిలో విజయం సాధిస్తా అని ఎటువంటి పట్టుదలతో గత 5 సంవత్సరాలు కేంద్రీకృతమై కృషి చేసి చాలా మంది అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భంలో తమ అద్భుతమైన విజయాన్ని చేపట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు అధ్యక్ష। ఈ సందర్భంగా ఆ విషయంలో కూడా తమను అభినందిస్తా ఉన్నాను। పట్టుదలకు మార్పేరు మధుసూదనాచారి గారని చెప్పి తమ రుజువు చేశారు। అది కూడా నాకు ఒక గొప్ప అనుభూతి అని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష। ఇదే శాసనసభలో అధ్యక్ష నేను స్వయంగా శాసనసభ్యునిగా ఉండే టైంలో ఆ రోజుల్లో హనుమకొండ నియోజకవర్గంలో పిలిచేవాళ్ళు। హనుమకొండ శాసనసభ్యుడు మిత్రుడు స్వర్గీయ ప్రణయ్ భాస్కర్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో అని తెలంగాణకు సంబంధించిన అంశం ప్రస్తావించబోతే ఈరోజు తమరి స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి ఆనాటి స్పీకర్ తెలంగాణ అనే పదం మాట్లాడవద్దు అని చెప్పి తెలంగాణ పదాన్ని ఇదే సభలో నిషేధించిన సందర్భం నా చెవులో ఇంకా కూడా గింగురుమంటా ఉంది అధ్యక్ష। नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे तेलंगाना असेंबली से, जहां पर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव खिताब कर रहे थे। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। नक्सलियों के खिलाफ मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों में एक बड़ी तब्दीली हुई है। मोदी हुकूमत ने नक्सली सरगर्मियों से निपटने के लिए सख्त रवैया अपनाने का इशारा दिया है। वजारत दाखिला ने छत्तीसगढ़ हुकूमत को बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। नक्सलियों के खिलाफ मोदी हुकूमत से सख्त रवैये के इशारे मिलने लगे हैं, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की गई है और मरकजी वजारत दाखिला ने छत्तीसगढ़ हुकूमत को बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के वजीर आला रमन सिंह ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की और मजीद हेलीकॉप्टरों का मुतालबा किया। जवाब में वजारत दाखिला ने रमन सिंह को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अब तक रियासती हुकूमत हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल सिर्फ राहत और बचाव मुहिम के लिए ही किया करती थी, लेकिन अब जवानों को लाने ले जाने और जरूरी हथियारों को मौके पर पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और काफी लंबी चर्चा हुई। बस्तर को लेकर विशेष तौर से फोकस किया कि बस्तर का विकास और बस्तर के विकास में जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए एमएचए की भूमिका महत्वपूर्ण है।
قابل غور ہے کہ مرکز نے حال ہی میں چھتیس گڑھ میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی غرض سے 10 بٹالین یعنی تقریباً 10,000 سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کرنے کی منظوری دی تھی۔ انٹرنل سیکورٹی پر وزارت داخلہ کی میٹنگ میں وزیر مملکت برائے داخلہ کرن رجیجو، پلاننگ کمیشن کے نمائندے، انٹرنل سیکورٹی ایجنسیوں سمیت محکمہ زمینی ٹرانسپورٹ اور وزارت ماحولیات و جنگلات کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ TRS کے MLA سی مدھوسودن چاری کو تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر اتفاق رائے سے منتخب کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ان کے نام کی تجویز پیش کی، جس کی تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے حمایت کی، جس کے بعد اسمبلی کے سیکریٹری کو اپنے کاغذات نامزدگی پیش کیے۔ مدھوسودن چاری کے انتخاب کا آج رسمی اعلان کیا جائے گا۔ مدھوسودن چاری آج عبوری اسپیکر کے جانا ریڈی سے عہدے کا جائزہ لیں گے۔ مدھوسودن چاری تیلگو، اردو اور انگریزی زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ بہار کے 3 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے برسر اقتدار جماعت JDU میں بغاوت کا سامنا ہے۔ 3 سیٹوں کے لیے JDU نے شرد یادو، پون ورما اور غلام رسول بلیاوی کو امیدوار بنایا ہے۔ تینوں امیدواروں نے پرچہ نامزدگی بھی داخل کر دی ہے، لیکن شرد کو چھوڑ کر JDU کے بقیہ امیدواروں کے خلاف 3 آزاد امیدواروں نے بھی پرچہ نامزدگی داخل کر کے بہار کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ بہار میں راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں پر ہو رہے ضمنی انتخابات نے دلچسپ موڑ لے لیا ہے۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے آخری دن JDU اور اس کے باغی ارکان اسمبلی آمنے سامنے آ گئے۔ بالآخر بغاوت سے پریشان JDU نے آخری وقت میں امیدواروں کے نام کا اعلان کیا۔ شرد یادو، پون ورما اور غلام رسول بلیاوی امیدوار بنائے گئے، تاہم امیدواروں کے چہروں پر خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دراصل JDU کو معلوم تھا کہ باغی ارکان اسمبلی کچھ گل کھلانے والے ہیں، کیونکہ پردے کے پیچھے BJP بھی کھڑی تھی۔ نتیش کمار پل پل کی خبر لے رہے تھے، تبھی اچانک خبر آئی کہ JDU کی ٹکٹ پر لوک سبھا چناؤ لڑنے والے انل شرما باغی ارکان اسمبلی کی میٹنگ میں پہنچ چکے ہیں۔ JDU خیمے میں یکلخت اندیشہ چھا گیا، لیکن اسی درمیان تینوں امیدواروں نے پرچہ داخل کر دیا۔ وہ سب سے بات کریں گے، مان جائیں گے۔ ارے ہمیشہ پارٹی چلاتے رہے، تو کار کرتے ہی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد باغی ارکان اسمبلی کا قافلہ اسمبلی پہنچا۔ ساتھ میں تھے صابر علی، انل شرما اور BJP لیڈر دلیپ جیسوال، اور پھر ان تینوں امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس پورے معاملے میں خاص بات یہ رہی کہ شرد یادو کو باغی ارکان نے واک اوور دے دیا۔ شرد کے خلاف کوئی امیدوار نہیں اتارا گیا۔ پون ورما کے خلاف انل شرما اور دلیپ جیسوال نے پرچہ بھرا ہے۔ چرچا یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنا نام واپس لے لیں گے۔ غلام رسول بلیاوی کے خلاف صابر علی نے پرچہ بھرا ہے۔ اچھا ہے، دیکھیے سبھی لوگوں کی شبھکامنائیں، چاہتے ہیں کہ آنا چاہیے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے کافی انوروھ کیا، لوگوں نے کافی دباؤ ڈالا کہ میں آپ کو رہنا چاہیے۔ سبھی لوگ ملے کے آدھار پر سبھی لوگ کا سمجھتا ہوں، امیدیں پختہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے پریاس کیا ہے، راستے پہ چلنے کی ڈگر ہے راجنیتی کی، تو سفلتا ضرور ملے گی۔ لوگوں کی، دوستوں کی، ودھائکوں کی ہمدردی، سہانوبھوتی اور اکاؤ اور ان کے جذبات سب میرے ساتھ ہیں۔ دیکھیے، میں ایک سوتنتر امیدوار ہوں اور مجھے بھروسہ ہے کہ سبھی لوگ مجھے مدد کریں گے۔ پتہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ کافی مدد ہم کو ملے گی اور ہم جیتیں گے۔ نہیں، بھروسے بھارتیہ جنتا پارٹی کے 10 ودھائکوں نے دستخط کیا ہے ہمارے امیدواری کے لیے پرستاوت کے روپ میں۔ بہار میں راجیہ سبھا سیٹ کے حصول کے لیے ہو رہی سیاست میں اب کھیل ووٹ مینجمنٹ کا شروع ہوگا۔ چونکہ باغیوں کے پشت پر BJP کا ہاتھ ہے، لہذا نتیش کمار کے لیے آگے کا راستہ کافی مشکل لگ رہا ہے۔ ETV نیوز، پٹنہ۔
कावेरी तनाज़े मामले पर आज कर्नाटक का एक कुल जमाती वफ्द वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेगा। इस वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात का मकसद कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की तश्कील की मुखालिफत करना है, जिसका तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने मुतालबा किया है। बेंगलुरु में इसी सिलसिले में मुनक्किद एक ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि वो हुकूमत हिंद को इस ताल्लुक से राजी करने की कोशिश करेंगे। आसार कदीमा की मसाजिद में नमाजों पर लगी पाबंदी हटने की छोटी सी उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि आसार कदीमा की मसाजिद में नमाज पर आयत पाबंदी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिपोर्ट तैयार कर ली है। कानूनी नुकात पर मुश्तमिल रिपोर्ट को बोर्ड पाबंदी के खिलाफ लड़ाई की बुनियाद बनाएगा। मुल्क भर की सैकड़ों मसाजिद और मनादिर की कदीम इमारतें महकमा आसार कदीमा के तहत आती हैं। इन इबादत गाहों की देखरेख और इंतजामात की जिम्मेदारी भी महकमा आसार कदीमा की ही है। दिल्ली में ऐसी मसाजिद और मंदिरों की तादाद सैकड़ों में है। हिंदुस्तान में ऐसी बेशुमार मसाजिद हैं जहां सयाहों वगैरह को तफरीह की इजाजत तो है, लेकिन नमाज पढ़ने पर पाबंदी है और नमाजियों को इबादत करने से रोका जाता है। इसके बरखिलाफ दिल्ली में मौजूद तारीखी मंदिरों में पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस इम्तियाज पर एतराज किया है कि हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद ही आसार कदीमा के तहत नहीं आती है, बल्कि मनादिर भी आते हैं, चर्चेस भी आते हैं, दूसरी इबादत गाहें भी आती हैं। लेकिन किसी इबादत गाह के अंदर इबादत करने की पाबंदी नहीं है। यानी मतलब ये कि हमारे मुल्क में पूरी का मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, इस तरह से और हिंदुओं के कई पुराने मनादिर हैं, कहीं भी इबादत पर पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ मसाजिद पर है। और मसाजिद में भी कुछ मसाजिद पे है, कुछ मसाजिद नहीं। मिसाल के तौर पे दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो आसार कदीमा के तहत में आती है, लेकिन उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड भी उसकी देखरेख करता है और यहाँ नमाज भी पाबंदी से होती है। 5 वक्त की नमाजें भी होती है, जुमे की नमाज भी होती है। तो हमारा मानना यह है कि सिर्फ मसाजिद पर ही पाबंदी क्यों रहे। बोर्ड ने आसार कदीमा के तहत आने वाली मसाजिद की बेहुरमती और नमाज पर पाबंदी की शिकायतों के बाद 2 साल कबल कानूनी माहिरीन की कमेटी बनाई थी। कमेटी को उन कानूनी नुकात का जायजा लेने के लिए कहा गया था जिससे वाज़ेह हो कि महकमा आसार कदीमा के कवानीन इबादत और नमाज पर पाबंदी के हक में हैं या नहीं। ये रिपोर्ट पूरी तरह तैयार है। बोर्ड का कहना है कि मसाजिद में नमाज की इजाजत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। रिपोर्ट 2 वजह से तैयार कर रहे हैं हम लोग। एक तो इसलिए कि हम उसके बुनियाद पर हुकूमत से अप्रोच करेंगे और हुकूमत से ये कहेंगे कि साहब देखिए, कानून में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और अगर हुकूमत हमारी बात मान लेती है और आसार कदीमा के तहत मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा नहीं होता है तो फिर हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। 2 साल कबल बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने में इतनी देर लगी, ये सवाल अपनी जगह है। ताहम अब रिपोर्ट तैयार होने और बोर्ड के मैदान में उतरने से बेहुरमती की शिकार होती इन तारीखी मसाजिद का तकद्दुस बहाल होने के आसार पैदा हो गए हैं। ETV न्यूज दिल्ली। तवील अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार फिल्मी दुनिया के शहंशाह दिलीप कुमार की सवाने हयात का कल मुंबई में इजरा अमल में आया। दिलीप साहब की सवाने हयात का इजरा अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसी हस्तियों ने किया। इस मौके पर फिल्मी दुनिया के कई सितारे मौजूद थे। दिलीप साहब के सवाहे हयात का इजरा अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसी हस्तियों ने किया। इस तकरीब की निजामत हिदायतकार करण जौहर ने की और वैजयंती माला, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा ने शमा रोशन करके तकरीब का आगाज किया। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है जबकि मेरे प्यारे बड़े भाई दिलीप कुमार साहब की किताब जो है वो रिलीज हो रही है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक इंसान कैसे एक महान कलाकार बनता है, फिर महान कलाकार से वो कैसे एक इंसान बनता है और महान इंसान बनता है जिसका नाम है दिलीप कुमार। Well, it's a very memorable day. I have always been a huge fan of Yusuf Saab, probably one of his biggest fans, and he's been such an inspirational figure to me right through my career. I've learned so much from him. You know, every time I watch his work, I feel I'm just discovering him each time. You know, so I'm really thrilled to today, and I'm looking forward to reading his book, in which
we'll get to know about his life, his experiences, his work, something that again will be a big opportunity for me to learn. کہ جو باتیں یوسف صاحب کی، دلیپ صاحب کی آپ سب کو نہیں پتا تھی، کیریئر گراف تو سب جانتے ہیں، لیکن ان کے بچپن کے بارے میں اور ان کے گروئنگ اپ ایئرس کے بارے میں وہ ان کے منہ سے سنے آپ. فار دا فرسٹ ٹائم ہی اسپوکن اباؤٹ. تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے گلوکار شان اور جاوید علی نے دلیپ صاحب کے چنندہ گیتوں کو گا کر پروگرام کو اور خوبصورت بنایا. اس تقریب میں جانے مانے چہروں نے شرکت کی، جس میں انیل امبانی، کوکیلا بین امبانی، دھرمیندر، زینت امان، چانکی پانڈے، عباس مستان، جانی لیور، انو ملک، سبھاش گھئی، جاوید اختر، کرن روس سمیت ان ستاروں کے ساتھ سنجے خان، پنکج اداس، آدیش شریواستو، سنجے لیلا بھنسالی، دیو مکھرجی، شری بانی مکھرجی، ریتیش دیشمکھ اور پریا دت جیسی معروف ہستیوں نے شرکت کر کے تقریب کو رونق بخشی. ای ٹی وی نیوز ممبئی. آخر میں نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر. سورت میں زیر تعمیر پل منہدم، ملبے میں پھنسے 8 مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. گوپی ناتھ منڈے کی حادثاتی موت کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ، مہاراشٹر کے بی جے پی صدر نے کی راجناتھ سنگھ سے ملاقات. شملہ ہائی کورٹ نے مانگی بیاس ندی حادثے معاملے کی رپورٹ، آج بھی جاری ہے انجینئرنگ طلبہ کی تلاش. اور دہلی میں بجلی بحران کے خلاف عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی نے کیا مرکزی وزیر ہرش وردھن کے گھر کے سامنے احتجاج. بلٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب.